A very good evening to one and all. I have come here with a very awaited video जो कि इकोनॉमिक्स की माइक्रो टॉपिक्स है। इसको मैंने नेम ज़्यादातर वर्ल्ड हिस्ट्री दे दिया है, बट वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड दिस इज मेड कीपिंग इन माइंड कि आपके एग्जाम में टू द एक्सट्रीम क्या आ सकता है। Okay, so I request you to bring your pen and paper and let's begin. देखिए, मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री इसलिए पढ़ने के लिए बोला था क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री की ही टाइमलाइन निकलेगी और इसी टाइमलाइन के ऊपर से मैं आपको सब आपकी पूरी इकोनॉमी में बिल्डअप कर दूंगी। देखिए, सबसे पहले तो एंशियंट वर्ल्ड ट्रेड क्या होता था। आप मान लीजिए कुछ 1000 एडी के अराउंड ना कोई परमानेंटली रिच कंट्री थी और ना ही कोई परमानेंटली पुअर कंट्री थी। ज्यादातर सभी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट थी, वो अपने में लोकल प्रोड्यूस करती थी, लोकल कंज्यूम करती थी। धीरे धीरे इनका ट्रेड बढ़ने लगा। जैसे कि आप सिल्क रूट वगैरह की बात सोच सकते हैं कि जैसे सिल्क रूट था वो लैंड ट्रेड था। फिर आप आ जाइए कुछ अराउंड क्रूसेड्स के टाइम पे। तो क्रूसेड्स के टाइम पे फाइट हुई, तो ये जो ट्रेड रूट था फ्रॉम एशिया, मिडल एशिया, चाइना, इंडिया टू यूरोपियन नेशन, वो हिंडर हो गया क्योंकि वहां पे क्रूसेड हुआ, एक परमानेंटली डिस्टरबेंस भी आई उस एरिया में। तो देन इट वाज थॉट कि क्यों ना हम लैंड रूट को छोड़ के हम वाटर रूट्स ढूंढ लिए जाएं। तो वाटर रूट से फिर उसी चीज से हमारे लोग एक्सप्लोर करने लगे, फिर शिप्स आने लगी इंडिया में। और कुछ क्रूसेड्स के टाइम पे यूरोपियन और हमारे, जैसे मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बताया था, यूरोपियंस और अरब लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, उन्होंने अपनी नॉलेज शेयर की। क्योंकि जो फाइट होती थी, फाइट ऑलवेज हैपन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। उसके बाद इट वाज अ कल्चरल थिंग। वहां पे लोगों का जैसे उर्दू लैंग्वेज हमारे यहाँ डेवलप हुई थी, वैसे ही उधर भी क्रॉस कल्चरल कनेक्शंस बन रहे थे। तो इसीलिए मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले बोला था, और मैं वर्ल्ड हिस्ट्री से ही आपका पूरा इकोनॉमी और दूसरे सब्जेक्ट्स बिल्डअप कर दूंगी, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जैसे क्रूसेड्स हुआ तो उन्होंने उनसे ये नॉलेज सीखी मॉनसून की, तो फिर वो सेल करके इंडिया तक आए। फिर इसी के बाद जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, उनके अंदर रेनेसा आया क्योंकि वो एक दूसरे पे सोचने लगे, चीजें सोचे, क्योंकि अरब्स वर मोर एडवांस दैट टाइम देन यूरोपियंस। तो फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ी। रॉ मटेरियल के लिए भी फिर जहां जहां ये लोग ट्रेड करते थे वहां से रॉ मटेरियल लेके आने लगे। रॉ मटेरियल लाया, उसको मैन्युफैक्चर किया, तो फिर इनको मार्केट्स की जरूरत पड़ी। तो इस हिसाब से कॉलोनाइजेशन का एक एरा कहीं ना कहीं इकोनॉमी में वर्ल्ड हिस्ट्री से लिंक हो रहा है, आप पढ़िए। 1875 अराउंड आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइप सोच लीजिए। फिर इन्होंने क्या किया कि इनकी एक आइडियोलॉजी होती थी कि हम फ्री ट्रेड करेंगे। फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ फ्री में दे देंगे। फ्री ट्रेड का मतलब ये है कि उस पे कोई टैक्स और कुछ ये मतलब ड्यूटीज वगैरह ना लगे। उससे क्या होता है कि जो कंट्री ट्रेड कर रही है उसी का ही ज्यादा फायदा होता है। तो ये फ्री ट्रेड हो गया। अब 1914 से 18, ये ऑब्वियसली ये एक एरा था जब कंट्रीज फाइट कर रही थी अपने कॉलोनीज के लिए। तो आप यहाँ पे भी इस चीज को सोच सकते हैं। फिर उसके बाद फ्री ट्रेड का रेवोल्यूशन था, सब चाहते थे कि एक दूसरे से ट्रेड करे। तो उन्होंने एक तरीका ये भी अपनाया कि हर कोई चाहता था कि एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट कोई नहीं करना चाहता था। तो इस लड़ाई में उन लोगों ने अपने करेंसी डिवैल्यूएशन करना स्टार्ट किया। तो देखिए, हिस्ट्री से ही सारी इकोनॉमिक्स निकल के आई है, इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री पहले पढ़ाई मैंने आपको। 1939 से 1945 अगेन वर्ल्ड वॉर टू। ये आप टाइमलाइन एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब इसके आगे मैं आपको जो जो चीजें बताऊंगी वो मैं इसी टाइमलाइन से रिलेट करके आपको बता दूंगी। फिर 1945 के बाद जैसे ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसके साथ साथ ही आईएमएफ भी बनता है
क्योंकि देखिए कितना ज्यादा, जैसे ट्रीटी ऑफ वार्सिलीज वाज अ रीजन फॉर वर्ल्ड वॉर 2, अ काइंड ऑफ रीजन, जो कि हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा था। तो ये चीज ऑलरेडी क्लियर थी कि आप एक कंट्री को बहुत ज्यादा दबाएंगे तो वो आगे फिर से उठ खड़ी होगी। तो 1945 के बाद जैसे ही यूएन भी आया, उसके साथ साथ आईएमएफ भी आ गया। और जैसे कि यूएस एक टाइप की थोड़ी सी हेजेमनी चलती थी उस टाइम पे, उन्होंने भी अपने मार्शल प्लान वगैरह ये सब किए थे। ये सब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और वही चीज यहाँ पे इकोनॉमी से थोड़ी सी रिलेट करने के लिए मैंने फर्स्ट स्लाइड आपको दी है, जिससे आपका लिंक थोड़ा बन जाए। और फिर 1995 में जो गैट्स थी वो डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि माराकेश एग्रीमेंट के द्वारा की गई थी। और डब्ल्यूटीओ में आपको राउंड्स भी पढ़ने हैं विद द टाइमलाइन। क्यूरुग्वे राउंड सबसे पहला था, उसमें डिसाइड किया गया था डब्ल्यूटीओ बनाना है। इस तरह से आप धीरे धीरे इसकी भी, जो डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स हैं उसकी भी टाइमलाइन आप बना के रखिए। अभी आप थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ की स्पेस छोड़ के फिर आगे लिखिए। फिर जैसे ग्लोबलाइजेशन एरा 91 अराउंड, वो सब अभी चल रहा है, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शनिज्म। तो ये सारी चीजें आप एक टाइमलाइन स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में टाइमलाइन प्लीज बना के रखें। ओके, लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से थे इसमें, जैसे यही इवेंट्स को आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। अब ये वाला इवेंट है 1929 ग्रेट डिप्रेशन, तो ये कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में। तो ग्रेट डिप्रेशन कैसे हुआ वर्ल्ड वॉर 1 में? जैसे कि जो जो कंट्रीज थी, ये 1919 है, आई एम वेरी सॉरी। हो जाता है कई कई बार। तो जो ये जो वर्ल्ड वॉर 1 में जिन कंट्रीज, जैसे कि जर्मनी, आप सोचिए जर्मनी पे इतना ज्यादा ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के द्वारा उन पे इतना सारा वो थोप दिया गया था। क्या थोप दिया गया था? जुर्माना थोप दिया गया था। और प्लस उनकी जो मेजर रिसोर्स रिच एरिया थे, रेखाइन लैंड वगैरह, वो भी उनसे ले ली गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई हो गई थी, इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया था। ये एक कारण बन गया था ग्रेट डिप्रेशन का। देखिए सभी जो इकोनॉमीज है ना, वो ज्यादातर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो आप उस वाली चीज को, ग्रेट डिप्रेशन को, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का पार्ट देखिए। तो जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आया, भूखमरी बढ़ी, तो जर्मन के लोगों में वो एक टाइप का आक्रोश और बढ़ा। तो वो धीरे धीरे वो चढ़ता चढ़ता और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता करता दैट बबल बर्स्टेड। ओके, तो फिर आई वर्ल्ड वॉर 2। नेक्स्ट मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि अगला इवेंट हम क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद आया 1970 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। हाँ, ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस थे। इसमें आप, इधर आप चाइनीज हिस्ट्री को रिलेट कीजिएगा। यहाँ पे क्या था कि चाइना धीरे धीरे ओपन अप कर रहा था, तो जो एशियन इकोनॉमीज थी, छोटी छोटी कंट्रीज थी, जैसे कि आप थाईलैंड सोचिए, तो वो वाली कंट्रीज थी जो ज्यादातर लेबर का, जो जिसमें जो चीजें लेबर बनाता था हाथ से, ये उसमें ज्यादा निपुण थी और वहां पे ये ज्यादा कमाई करती थी। तो फिर क्या हुआ कि जैसे चाइना ओपन अप करने लगा, क्योंकि पहले कम्युनिस्ट कंट्री थी और एकदम से ही वो ओपन अप कर रहा है, तो जो जितना मार्केट था ना, वो चाइना ने कैप्चर कर लिया। तो इस वजह से ये मार्केट के टसल में थाईलैंड में एशियन क्राइसिस स्टार्ट हुआ। और धीरे धीरे जो एशियन कंट्रीज थी उसके आजू बाजू, एंड इट just expanded from these Asian countries up till Korea also। तो ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, बट ये क्राइसिस ज्यादा लंबा इसलिए नहीं चला क्योंकि देर वॉज अ पार्ट ऑफ नेशन। क्योंकि ये जो चीज थी ये किसी की करेंसी पे आया नहीं था। क्योंकि देखो, जब करेंसी, जैसे हम सब क्या करते हैं कि अपनी करेंसी को या तो किसी से पैक कर लेते हैं, या हम उसको यूएस से कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा मतलब यूएस का $1 हमारा कितना रुपया बनता है। तो उनके अंदर जब शफलिंग होगी तो हम भी उससे इम्पैक्ट फील करेंगे। तो ये जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये एक्चुअली एक मार्केट शिफ्ट की वजह से हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि फिर उसमें यूएस की हेल्प से ये वाली जो कंट्रीज हैं ये फिर से रिवाइव कर गई, क्योंकि देर वाज जस्ट अ क्राइसिस इन पार्ट ऑफ वर्ल्ड, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसको मैं ग्लोबल नहीं बोलूंगी। 1973 ऑयल क्राइसिस, ये भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े होंगे।
1980 ये लैटिन अमेरिकन डेब्ट क्राइसिस, ये कर्जे वाला था, जो कि अभी भी आजकल भी कुछ कुछ चीजें आप देखेंगे तो ये भी आप थोड़ा सा सर्च करके पढ़ लीजिए। 2008 वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि जो यूएस में जो हो रहा है ना वो ग्लोबली इम्पैक्ट करता है, इसीलिए इसको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी बोला जाता है। किस हिसाब से वो जो बैंक था जो सबको वो देता था, कर्जा देता जा रहा था, फिर पे बैक नहीं हो पा रहा था, एकदम से कैसे कोलैप्स हो गया। तो ये भी आप पढ़िए। फिर वॉशिंगटन कंसेंसस, जितने भी 10 उसके पैरामीटर्स हैं वो भी आप पढ़िए। तो ये देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री की वजह से ही इकोनॉमी की आपकी ये बेस बन रही है। ओके, सो लेट्स बिगिन द कोर इकोनॉमिक्स नाउ। इंपॉर्टेंट थिंकर्स आपको करने हैं, जैसे थॉमस माल्थ्यूज, जैसे इनकी जो थ्योरी थी कि वो काफी एंशंट है। अब मैंने सिर्फ आपको नेम्स दिए हैं, आपका काम क्या है कि भाई इनकी क्या इंपॉर्टेंट मेजर थ्योरी थी, उस थ्योरी में क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स थी, कौन से ईयर में आई, ये आपको काम करना है। तो दिस इज योर वर्क। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं आपको एक माइक्रो टॉपिक से एक आपको गाइडेंस दे रही हूँ। हार्डवर्क करना आपकी जिम्मेदारी है, और ये हार्डवर्क आप कर लोगे तो आपकी नॉलेज बहुत बहुत वाइड होगी, और जेएनयू क्या आप दूसरे एग्जामिनेशन में भी बहुत आराम से निकल लेंगे, मतलब क्लियर कर लेंगे। तो जैसे थॉमस मैथ्यूज साहब ने एक थ्योरी दी थी कि फूड और पॉपुलेशन जो है, आप पॉपुलेशन इतनी बढ़ाओगे तो फूड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने ये फूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन सोचा था। बट फिर क्या हुआ कि इनकी थ्योरी डिस्प्रूव हो गई। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद टेक्नोलॉजी से फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ा, तो वो वाली चीज इनकी डिसअप्रूव हो गई। तो इकोनॉमिक्स में भी यही है, कोई एक बंदा आता है वो अपनी थ्योरी देता है, वो थ्योरी थोड़े साल तक चलती है, फिर दूसरा बंदा आता है वो उनकी थ्योरी को रॉन्ग प्रूव कर देता है, या फिर ऐसी कोई कंडीशंस हो जाती हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में कि उनकी थ्योरी अपने आप ही रॉन्ग प्रूव हो जाती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए दूसरा पर्सन आके अपनी नई थ्योरी देता है। यही एक टाइमलाइन चल रही है। जैसे एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन, थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड्स, ये तो आपको करनी है। डेविड रिकार्डो की थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जैसे कि मतलब दो नेशन ट्रेड कर रहे हैं, तो दो नेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि सब हर कोई अपना एक्सपोर्ट कर रहा था, इंपोर्ट कोई नहीं करना चाहता था। तो इस वाले एरा में डेविड रिकार्डो सर ने ये बताया कि आप एक काम कीजिए, जैसे दो कंट्री ए और बी, तो दोनों को जैसे दोनों चावल और चीनी बना रहे हैं, लेकिन अगर आप फोकस करें कि जैसे फॉर एग्जांपल ए चावल बनाने में ज्यादा निपुण है और बी चीनी बनाने में ज्यादा निपुण है, तो दोनों वही बनाए व्हाट दे आर बेस्ट एट, और फिर ट्रेड करे तो उन उसमें दोनों को ही फायदा होगा। तो ये डेविड रिकार्डो साहब की थ्योरी थी। आप इनका अच्छे से, इनकी जो बुक्स थी जिसमें क्या थ्योरी थी विद टाइम ईयर, आप प्लीज नोट करके रखिए। कार्ल मार्क्स साहब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये वाली चीज इनके बाद बाद इनके साथ साथ जो जो इनके जैसे मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स थे, ग्रामसियन स्कॉलर्स थे, वो भी आप थोड़े थोड़े नोट कर सकते हैं। पर थोड़ा कार्ल मार्क्स वाला कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाली चीज और वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट टुगेदर, वो सारी चीजें आप अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिए। एल्फर्ड मार्शल साहब ने ही प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दिया है, जो आजकल हम पढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई, ये सारी चीजें ये इन्हीं के टाइम से स्टार्ट हुई हैं। तो एल्फर्ड मार्शल साहब से ही मॉडर्न इकोनॉमिक्स की स्टार्ट हुई है, इसलिए ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जॉन मेरनार्ड कीन्स, जैसे मैंने बोला था कि एक कोई थ्योरी आती है, फिर वो रॉन्ग प्रूव हो जाती है, उसकी जगह दूसरी थ्योरी आ जाती है, यही केंशियन थ्योरी थी। जनरल थ्योरी ऑफ मनी, इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकी ये बुक थी। और जॉन मेरनर केन्स के साथ साथ ही जॉन हिक्स थे, इन दोनों की सिमिलर वही थी। ये एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ साहब क्या कह रहे थे कि मार्केट को फ्री छोड़ो, बट जैसे ये केन्स और हिक्स ने थोड़ा सा जो आपका स्टेट है उसके रूल को भी इम्पोर्टेंस दिया, और केन्स वैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें सारी सारी चीज लिखिए कि कौन किसको क्या इम्पोर्टेंस दे रहा है, किसने किसको करेक्ट किया, और टाइम लाइन के अकॉर्डिंग इसको करते रहिए। हिस्ट्री से थोड़ा थोड़ा रिलेट कीजिए, डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी हो जाएगी। अनदर ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स है हेग्स एंड लुडविग, इनका भी आप पढ़िएगा। ज्यादा इतना नहीं है, बट ये भी केन्स थ्योरी को ही वो कर रहे थे, काउंटर कर रहे थे। मिल्टन फ्रीडमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर, प्लीज इनका भी कीजिए। वॉल्टर डब्ल्यू हेलर, ये भी केन्स के अगेंस्ट थे। जोसेफ ई स्टिग्लिस, ये थोड़े नए स्कॉलर हैं और काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो इसलिए जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज़ की भी थोड़ी-सी थ्योरी आप कर लीजिए। महबूब उल हक ये एक्चुअली पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इन्हीं की थ्योरी से, इन्हीं की बुक से निकला हुआ है। तो इसलिए ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एचडीआई भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर क्या-क्या पैरामीटर्स काउंट होते हैं। अमर्त्य सेन साहब एंड अभिजीत बनर्जी ये दोनों इंडियन स्कॉलर्स हैं, दोनों नोबेल लॉरिएट्स हैं और इसलिए ये हमारे जेएनयू ईई के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनकी बुक्स याद कीजिए, कौन से ईयर में आई थी और कौन से ईयर में इनको नोबेल प्राइज मिला था और कौन सी थ्योरीज थी। प्लीज प्लीज मेक योर नोट्स फॉर देम एज वेल। इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ में आप डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म कर लीजिए और इनके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट राउंड्स थे और इम्पोर्टेंट राउंड्स प्लस लेटेस्ट राउंड ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आईएमएफ कैसे रेटिंग देता है, इसका लोन सिस्टम क्या है, ब्रिक्स, सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब की कैसे रेटिंग रहती है, कैसे वोटिंग राइट्स रहता है, कौन कौन कितना कितना शेयर डाल रहा है, क्या फंड्स ये दे रहे हैं, सब पढ़िएगा प्लीज। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत जरूरी है और जो रिसेंट जैसे कोई फंड है जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जापान इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन बुलेट ट्रेन्स में वाया जीका फंड, तो ऐसे कोई फंड्स अगर न्यूज में आपके सामने आते हैं तो प्लीज डू नोट इट। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन न्यूज जैसे ब्रेक्सिट है, ये यूरोपियन यूनियन वाला इम्पोर्टेंट एक इंस्टीट्यूट है, इसको थोड़ा इकोनॉमिक एंगल में भी पढ़िएगा और पॉलिटिकल एंगल में भी पढ़िएगा। OBOR वही ये वन बेल्ट वन रोड, ये जो चाइना की मोनोपोली kind of monopoly, it is being criticized that it may establish, but it is actually a Chinese initiative. सो इनमें कौन कौन सी कंट्रीज जुड़ती जा रही हैं, इंडिया क्यों नहीं इसे ज्वाइन कर रहा है, हमारे क्या इवन हमारे इंडिया में देयर टू 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 मतलब सेक्ट्स हु आर for it and against it. You can read their criticism and their debates also. RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक वाली जो चीज है ये अभी पार्टनरशिप वाली ये लेटेस्ट न्यूज में है, तो RCEP भी प्लीज आप कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पेरेटो ऑप्टिमैलिटी और पेरेटो एफिशिएंसी आप कीजिए, ये सब आप लिख के रखिए और इंटरनेट से थोड़ा थोड़ा, नहीं तो विकिपीडिया से फर्स्ट पेज, नहीं तो यूट्यूब पे सबकी छोटी छोटी वीडियो देख के छोटे छोटे एक एक पैराग्राफ के नोट्स बनने हैं इनके। नज थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज से रिलेटेड नज थ्योरी है, अभी रिसेंट ही है, जैसे अभिजीत बनर्जी साहब से पहले वाली। जितनी ज्यादा नोबेल प्राइजेस मिले हैं, जितने भी सब नोबेल प्राइजेस मिले इकोनॉमिक्स में, वो आपको प्लीज याद करने हैं। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं यूट्यूब से कोई इम्पोर्टेंट और अच्छी वीडियो जिसमें सारे नोबेल प्राइजेस दिए हों मैं शेयर कर दूं, नहीं तो उसकी पार्ट्स भी मैं शेयर कर दूंगी गाइडेंस बाय अपूर्वा पेज पे। गेम्स थ्योरी भी आप कीजिए। एक्सटर्नैलिटीज मतलब जो एक चीज है, कुछ हो रहा है, उस पे बाहर से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेचुरल इम्पैक्ट भी हो सकता है वो। तो एक्सटर्नैलिटीज में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ये प्लीज आप कीजिएगा। स्ट्रक्चरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के आगे दो चीजें आती हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको तो 2-3 बार स्टार मार्क कर लो प्लीज। इमैनुअल वर्स्टिन साहब की ये थ्योरी थी, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्रिटिकल एंगल प्रोड्यूस किया था वर्ल्ड इकोनॉमी का, कि जैसे एक कोर नेशन है, एक पेरिफेरी नेशन है, वो इस हिसाब से प्लीज आप खुद रीड कीजिएगा इसके बारे में और बहुत अच्छे से आप इसको क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ये इस हिसाब से बता रहे हैं कि जैसे गरीब देशों को गरीब रखना अमीर देश के हित में है और वो उनको एज अ पैरासाइट उनसे सारी रिसोर्स ले लेते हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी थोड़ा और इलेबोरेटली पढ़िए, इसके ऊपर तो आप पूरा एक पेज लिख के जाइएगा। स्ट्रक्चरलिज्म में दोनों आ जाते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, दोनों का एक एक पेज लगाइए आप। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कीजिए, ग्लोबल इनइक्वालिटी कीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी आप देखिए, जैसे मार्केट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। मार्केट जैसे जो एडम स्मिथ बोलते थे कि मार्केट वही है जो आप उसको खुला छोड़ दो, और मार्केट के जो इनविजिबल हैंड है सब चीजों को अपने आप इक्विलिब्रियम में ले आते हैं। पर पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होता है, जब मार्केट में स्टेट इंटरवेन करे, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, बिकॉज देयर इज सम पॉलिटिकल एंगल। तो मार्केट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक डिफरेंस है, वो आप लिखिए।
इनविजिबल हैंड जैसे कि हमने एडम स्मिथ साहब के साथ ही कर लिया। सेज लॉ भी कीजिएगा। सेज लॉ थोड़ा वो आया था नेपोलियन के टाइम पे आया था। नेपोलियन साहब ने सेज साहब को उनकी थ्योरी मानने से इनकार कर दिया था, तो वो फिर फ्रांस छोड़ के यूएस चले गए थे। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो इतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सेज लॉ क्या है वो आप याद कर लीजिए। ऑस्टेरिटी एक टर्म है, इसकी भी 2 या 3 लाइन लिख के खत्म कीजिए। ट्रिप्स जैसे एग्रीमेंट है, सैप्स जैसे स्ट्रक्चरलिज्म को ही सपोर्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट था यूएस में। तो ट्रिप्स, सैप्स और जो भी मेजर एग्रीमेंट अभी न्यूज में आपको दिख रहा है वो कर लीजिएगा। करेंसी डिवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट अभी हो गया है, क्योंकि इंडिया को यूएस ने करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। तो आप करेंसी पे जैसे डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की क्या क्या चीजें हैं, जैसे इंडिया थोड़ा बहुत आरबीआई इंटरवेन करता है मॉनेटरी पॉलिसी से। चाइना ने अपनी करेंसी पैक कर रखी है। यूएस का क्या सिस्टम है, तो थोड़ा थोड़ा करेंसी पे आप पढ़ के रखिए। और एक और चीज मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे आप बिटकॉइंस भी पढ़ लीजिएगा। बिटकॉइंस और यही। और एक और चीज पढ़ लीजिएगा, गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी वो है जैसे आजकल आप ओला देख रहे हैं, उबर देख रहे हैं, तो ये लोग क्या, और जैसे कोई डिलीवरी पर्सन है, तो ये लोग एक आउटसोर्स पर्सन है और ये आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट इज नॉट लाइक अ परमानेंट एम्प्लॉय काइंड ऑफ थिंग, बट देर इज अ टेक्निकल प्लस एम्प्लॉयमेंट। तो गिग इकोनॉमी को आप थोड़ा पढ़ेंगे तो वो चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर एक्चुअली जैसे वर्ल्ड वॉर वन के बाद फर्स्ट लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर आया, फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद सेकंड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर आया। तो आप थोड़ा देख लीजिए लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर क्या चीज है। ग्लोबलाइजेशन, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शनिज्म, जैसे आजकल सब कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म, जैसे एक्चुअली जो आत्मनिर्भर भारत है वो भी एक टाइप का प्रोटेक्शनिज्म ही है, कि हम खुद का बना के खुद सरवाइव करना चाहते हैं। ये प्रोटेक्शनिज्म है। और यूएस प्रोटेक्शनिज्म, क्योंकि दूसरे लोग आ रहे हैं तो अमेरिका फर्स्ट काइंड ऑफ थिंग, ये प्रोटेक्शनिज्म वाला एंगल होता है इसमें। बहुत सारी टर्म्स हैं, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, और भी बहुत सारी इन्फ्लेशन है। ये सब आप मैक्रो पढ़ोगे ना तब हो जाएगा। मैं अभी आगे की स्लाइड में और इलेबोरेट करके बताऊंगी आपको। मॉनेटरिज्म, कैपिटलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, मर्केंटलिज्म, फ्री ट्रेड, ये इस तरह की सारी सारी जो टर्म्स आपके सामने आ रही है, ये आप लिख लीजिए। देखो आपको 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं, बट आप एज इट इज इकोनॉमी को मेरी स्लाइड से कर लो, आई एश्योर यू इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये अलग बात है कि किसी ने मेरी वीडियो कहीं एग्जामिनर से शेयर कर ली और उसने बना लिया कि भी स्लाइड में जो है वो मैं दूंगा नहीं, वो बात अलग है। बट आई अश्योर यू इकोनॉमी जितना वास्ट एक्सटेंट तक जा सकती थी, वो सारा मैंने, कीपिंग इन माइंड आर फैक्चुअल एग्जाम, ये इतना ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। देन हेयर कम्स इंडियन इकोनॉमी, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। इंडियन इकोनॉमिक्स में जब ये इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 5 ईयर प्लान्स दीजिएगा। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए जो जो इकोनॉमिक कमीशंस आई थी, जैसे लकड़वाला हो गया, तेंदुलकर हो गया, तो इन्होंने बीपीएल को कैसे डिफाइन किया था वो याद कीजिए आप। स्टार्टिंग में हमारे ऊपर सोवियत इम्पैक्ट था, तभी हमने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया। तो हमने सोशलिज्म से हम कैसे थोड़ा सा ओपन मार्केट की तरफ आए, ये चीज देखिएगा। 1991 क्राइसिस कैसा था, तब हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स, इकोनॉमिक मिनिस्टर कौन कौन थे, यू नो दीज थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके लिए फिर हमने फिर आईएमएफ से लोन मांगा, तो उन्होंने हमारे सामने एक शर्त रखी कि हमें ओपन अप करना पड़ेगा। तो आप ये चीजें भी अच्छे से याद रखिए। और करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में अभी यूएस ने इनको इंक्लूड किया है, इंडिया को पहले भी था, बट ट्रम्प ने हमें निकाल दिया था उस लिस्ट से। बट अभी ट्रम्प साहब के जाने के बाद हम फिर से करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में आ गए। तो लीडर्स की भी जो एक दूसरे से ट्यूनिंग होती है वो भी काफी इम्पैक्ट करती है। बट इट डजेंट मैटर मच, जो क्योंकि ऑब्वियसली हम थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आरबीआई विल टेक सम स्टेप्स इन फेवर ऑफ आवर पीपल। इम्पैक्ट ऑफ यूएस ऑन इंडियन इकोनॉमी, आप ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपके पास टाइम है तो इसको थोड़ा सा ना पढ़ लेना, क्योंकि पर इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बन सकता था, इसीलिए मैंने ये इंडियन इकोनॉमी में इंक्लूड कर लिया।
अब मैक्रो इकोनॉमी में जैसे आप 12th की एनसीईआरटी कर लो, वो इनफ है। उसमें से थोड़ा बहुत आ जाएगा। मतलब एक दो बार मैंने देखा भी था, कुछ फॉर्मूलाज भी पूछ लिए हैं। इसके अलावा आप इंडिया की मेजर स्कीम्स जो कि इम्पोर्टेंट है, या कोई एक्ट्स जो इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक एंगल से, मनरेगा हो गया, जीएसटी, ये अभी लेटेस्ट भी है तो जीएसटी भी हो गया। ये चीजें भी आप कर लीजिएगा जैसे जैसे चीजें आपके सामने आए। इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट वन का सिर्फ जिस्ट देख लीजिएगा, ना भी देखो तो भी चलेगा, बट द पीपल हु आर लाइक हु कैन पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, आई सजेस्ट देम कि वो एक बार जस्ट या तो यूट्यूब पे कोई इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहा है कुछ हाफ आवर 40 मिनट्स की वीडियो में, आप फिर उनकी वीडियो देख लीजिए। इतना तो आप कर ही लीजिएगा। बजट ज्यादा इस बार का इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बजट की आप टर्मिनोलॉजीज देख लीजिए। एफडीआई वगैरह ये सब चीजें क्या है, कितना हमारा टारगेट है, तो आप इसकी टर्मिनोलॉजीज देख लीजिएगा बजट की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर, किस सेक्टर में कितनी कितनी एफडीआई आ सकती है। कीप एन आई ऑन फैक्ट्स प्लीज, कितना परसेंटेज है, जैसे जीएसटी में भी क्या क्या स्लॉट है, कितने कितने परसेंट का स्लॉट है, इनमें क्या क्या चीजें जा रही है, ये सारी चीजें आप प्लीज कीजिएगा। ओके। और थोड़ा करंट पे आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा कोई और चीज होगी तो मैं लास्ट मंथ में जैसे आपको जब करंट कराऊंगी, तो उसमें थोड़ा आपका फिर से मैं एक बार रिवीजन करा दूंगी। एंड आई होप आप समझ चुके हैं कि मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री ही क्यों पहले कराया था। ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।